हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में OECD के द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी की गई। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरे स्थान पर है और चीन इस सूची में 4.3 लाख प्रवासियों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जो कि 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। तो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जो OECD देश हैं वहाँ पर जो प्रवासी गए हैं वो किस देश से कितने गए हैं। तो इस मामले में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। भारत से OECD देशों में प्रवासियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 3.3 लाख पहुंच गया है। 2019 के कंपैरिजन में बताया गया है और जबकि चीन में 1% की कमी आई है। आगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में जान लेते हैं। ये मुख्य रूप से जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका एक समूह है, उनका एक संगठन है। इसका मुख्य कार्य है बेहतर जीवन के लिए नीतियां बनाना, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसके लिए ये समर्पित संस्था है। इसकी स्थापना 1960 में एक कन्वेंशन के द्वारा की गई थी और आधिकारिक रूप से 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें वर्तमान में 37 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 37वां सदस्य इसका कोलंबिया है, जो कि अप्रैल 2020 में OECD का सदस्य बना है। इसमें अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं, इसीलिए यहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है। जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वहाँ के लोग बेहतर शिक्षा, नौकरी और शरण के लिए इन देशों की ओर गमन करते हैं। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को बढ़ावा देना है और भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेनली इसमें जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वही सम्मिलित हैं और अमेरिका, यूरोप, एशिया सभी महाद्वीपों से इसमें देश सम्मिलित हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, संत मिसाइल। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत में ओडिशा तट से संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। संत का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इसके कुछ। तो इसका फुल फॉर्म दिया गया है ये स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये वायु से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर से अधिक है और इसे स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बन चुकी हैं, नाग और हेलिना, उनका ये उन्नत संस्करण है, उनका अपग्रेडेड वर्जन है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है और इसकी जो सबसे खास बात है कि इसमें लॉन्चिंग से पहले और लॉन्चिंग के बाद में लॉक ऑन की सुविधा दी गई है, यानी कि आप टारगेट को लॉन्च करने से पहले सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि टारगेट मूव कर गया है वहाँ से, तो लॉन्च करने के बाद भी टारगेट आप सेट कर सकते हैं दोबारा। जो इसके पहले के वर्जन हैं, नाग और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इनमें ये लॉक ऑन सिस्टम नहीं था। ये लॉन्चिंग से पहले ही था, लॉन्चिंग के बाद नहीं था। तो इसमें लॉन्चिंग से पहले और लॉन्चिंग के बाद लॉक ऑन की सुविधा दी गई है। अगला देखते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। याद रखना है कि ये घरेलू पर्यटकों के मामले में है, ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होते हैं उनके मामले में। 2019 में 53.6 करोड़
घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश में विजिट किया, जो कि कुल यात्रियों का 23.1% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 21.3% के साथ है और आंध्र प्रदेश 10.2 के साथ तीसरे स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु 68 लाख के साथ शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र 55 लाख के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 47 लाख के साथ तीसरे स्थान पर है। तो घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और विदेशी पर्यटकों के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं ओसिरिस रेक्स। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में नासा के उपग्रह ओसिरिस रेक्स ने बेनु ग्रह की सतह को स्पर्श किया तथा सतह के नमूने एकत्र किए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ओसिरिस रेक्स इसको 8 सितंबर 2016 को नासा के द्वारा जो फ्लोरिडा में केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन है वहां से एटलस यू रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम्स के द्वारा किया गया था। इसका लोगो भी दिया गया है यहाँ पर। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो बेनु क्षुद्र ग्रह है उससे नमूने एकत्र करके वापस आने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ओसिरिस रेक्स का पूरा नाम दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा आप। और इसका जो उद्देश्य है, ये इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के समीप जो क्षुद्र ग्रह बेनु है उससे नमूनों का संग्रहण करना है और उनका अध्ययन करना है। इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह पर वातावरण और उसकी बनावट के संबंध में सटीक जानकारी एकत्र करना है। इसमें एक रोबोटिक आर्म है, उसी की मदद से अभी इसने जो क्षुद्र ग्रह है उसकी सतह पर से नमूनों को एकत्र किया है। इसमें 5 उपकरण लगे हुए हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इनकी कक्षाओं के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड हैं और ये अनियमित आकार के हैं। सूर्य की परिक्रमा ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। ये उन्हीं तत्वों से बने हुए हैं जिन तत्वों से बाकी ग्रह बने हुए हैं। तो इन नमूने से हमें ये पता चलेगा कि पृथ्वी कैसे बनी मुख्य रूप से, इसीलिए इनका अध्ययन किया जा रहा है। बेनु ग्रह भी एक क्षुद्र ग्रह है जिसे 1999 RQ36 के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता सीमा को बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता सीमा जो पहले 7 वर्ष थी उसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। ये परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा है। आपको ये याद रखना है कि पहले ये 7 वर्ष की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया और साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। अगला देखते हैं एनीमिया मुक्त भारत। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान दिया गया है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2008 में की गई थी और जो यूनिसेफ है वो इसमें सहयोग कर रहा है। ये पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित एक अभियान है जो कि 6x6x6 के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जान लेते हैं ये 6x6x6 दृष्टिकोण है क्या। तो इसमें मुख्य रूप से जो पहला 6 है वो दर्शाता है कि हमारा टारगेट कौन है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट है चिल्ड्रेन जो कि 6 से 59 मंथ्स के हैं,
एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ जो 10 से 19 साल के एज के हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, चिल्ड्रेन जो कि 5 से 9 साल के हैं, और वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो कि 20 से 24 साल की हैं। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स जो कि 0 से 6 मंथ्स जिनको हुए हैं। तो ये टारगेट हैं जो पहले 6 को दर्शाता है कि 6 बेनिफिशरीज़ हैं, और दूसरा 6 जो दिखाता है वो इंटरवेंशंस दिखाता है कि जो ये टारगेट्स हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, इनको किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जा सकती है, इन्हें कैसे बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। और जो तीसरा 6 है वो दर्शाता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिक्स, यानी कि किन किन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और किस प्रकार बेनिफिशरीज को लाभ पहुंचाया जा सकता है। आगे कुछ दिया गया है कि इस टारगेट को 2022 तक अचीव करना है, और कितना कितना करना है सभी बेनिफिशरीज के लिए अलग इसमें दिया गया है। जैसे कि चिल्ड्रन जो कि 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के हैं, उनमें एनीमिया 58% से जो 2016 में थी उसे 2022 में कम करके 40% करना है। एडोलसेंट जो बॉयज़ हैं 15 से 19 साल के, उनमें 2016 में 19% थी, 22 तक इसे 11% करना है। एडोलसेंट गर्ल्स में 15 से 19 साल की जो हैं उन्हें 54% से कम करके 36% पर लाना है। वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन्हें 53% जो 2016 में था इसे 35% लाना है। प्रेग्नेंट वीमेन जो कि 50% था इसे 32% 2022 तक लाना है। और लैक्टेटिंग वीमेन जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनमें 58% से कम करके 40% करना है। तो इसका टारगेट है 2022 तक का। तो आज के डिस्कशन में इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।